अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सर्दियों में वार्म वेलकम ही अच्छा लगता है। वैसे सबसे पहले क्योंकि आज की तारीख है जी 25 दिसंबर, तो वो लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। हियर्स विशिंग यू अ वेरी मेरी क्रिसमस। और इसके अलावा पाकिस्तान में तो ये दिन हमारे लिए दुबाला खुशियां लेके आता है यकीनन, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ द नेशन की बर्थ एनिवर्सरी भी आज है। तो इसी मुनासिबत से आप देख सकते हैं कि शहर भर में, मुल्क भर में तकरीबात का इंतजाम किया गया है। पहले भी हमने आपको बताया कि सिंध रेंजर्स की तरफ से शुक्रिया जिन्ना से रिलेटेड एक थीम को फॉलो किया गया, जिसमें पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यही फलसफा, यही लीडरशिप का जो विजन था उनका, जिसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ, उसके हवाले से भी बहुत सारे इवेंट्स किए गए, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स भी शामिल थे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी थे, मजमून नवीसी, स्पीच कॉन्टेस्ट, तकरीरी मुकाबले। ऑल ऑफ देम मेड दिस अ वेरी वेरी हैपनिंग मंथ। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स में और पाकिस्तान में मौजूद मसीही बिरादरी भी आज क्रिसमस की जो क्रिसमस मना रही है, और इसकी तैयारियां भी उरूज पे थी थ्रू आउट द मंथ ऑफ डिसम्बर। और ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि आज गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं की गई पाकिस्तान की सालमियत के लिए। मेरे ख्याल में अगर हम अपने खित्ते पे नज़र डालते हैं, जिस तरह का इंतशार हमें नज़र आ रहा है, जो तनाव की सी कैफियत पूरी दुनिया में ही पाई जाती है, उसमें एक रिलीफ लेके आते हैं ऐसे फेस्टिव ओकेजन्स। लेकिन कल मैं ये सोच रही थी, कल आई हैड अ लॉट ऑफ केक, हमारे पास गिफ्ट्स भी आ रहे थे और चीज़ें भी थी, तो केक खाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है। और इस ओवर ईटिंग पे मेरी बहन ने फ़ौरन पलट के कहा कि तुम अकेली नहीं हो, इस वक्त पूरी दुनिया में क्योंकि फेस्टिविटीज़ हैं, तो जनाब आली हर शख्स अपने घर में बैठा यही गिल्टी फील कर रहा है कि शायद मैंने केक या स्टेक या शीर खुरमा जो भी आपने बनाया है वो कुछ ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। तभी इसको कहा जाता है कि इस सीज़न में, ख़ासतौर पर सर्दियों में, क्योंकि वैसे ही मंचिंग का मज़ा आता है, जितने हमारे स्नैक्स होते हैं, चाहे उसमें चॉकलेट्स की बात की जाए, टॉफ़ीज़ की बात की जाए, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, वो सब की सब वज़न को बढ़ाती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे इस मौसम की रौनक भी है, लेकिन इसके अलावा हम देख सकते हैं वेट गेन भी होता है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में जो क्रिसमस की जाहिर सी बात है तकरीबात, उसके लिए जिस शायान शान तरीके से शहरों को, घरों को सजाया जाता है, वो वाकई दीद नहीं होता है। जो लोग अपनी एंड ऑफ द ईयर की छुट्टियां बचा लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने यूरोप जाना है या अमेरिका जाना है, वैसे तो कहा जाता है नोबडी डज क्रिसमस बेटर देन लंदन। अगर आप लंदन क्रिसमस के टाइम पे जाएं, वहाँ का जिस तरह का विंटर फेस्टिवल होता है, जो सड़कों पे, शाहराहों पे जिस तरह लाइट्स की सजावट होती है, उसका दुनिया में आपको सानी नहीं मिलता। तो यकीनन ये एक ऐसा मौका होता है कि हमें भी ज़रा एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी नज़र आती है एंड यू फील ग्रेट अबाउट इट। आप सोचें कि इतनी सर्द शाम हो और उसमें खूबसूरत बरकी कुमकुमें आपको नज़र आ रहे हों, ये रंग का जो एक लाइट शो की तरह की सिचुएशन होती है, ऑटोमेटिकली आपका भी दिल चाहता है कि आप खुश हों, लोगों को तोहफे दें और एक आने वाले साल को अच्छे तरीके से वेलकम करें। तो आइए आपको दिखाते हैं वर्ल्ड राउंड अप, जिसमें पूरी दुनिया में किस तरह क्रिसमस मनाई जा रही है, क्या फेस्टिविटीज़ हैं, ये आपको दिखाते हैं। हम मैसेजेस देख रहे थे जी, पूरी दुनिया में ना सिर्फ क्रिसमस मनाई जा रही है बल्कि लोग छुट्टी को भी एंजॉय कर रहे हैं। आज मुझे आने में लिटरली सिर्फ 5 मिनट लगे अपने स्टूडियो, बिकॉज शाहराएं खाली हैं। मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे यहाँ पब्लिक हॉलीडे का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे तो पूरी दुनिया में शायद यही है कि लोग सो के आधा दिन गुजारते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। हम पब्लिक हॉलीडे को समझते हैं जी बस आज हमने सारी कसर पूरी करनी है, जो सोना और रह गया था। और ख़ासतौर पर मेरे ख्याल में सर्दियाँ भी ऐसी हैं कि लिहाफ से निकलने को दिल नहीं चाहता। रात से कराची में भी शदीद मौसम की तब्दीली हम नोटिस कर रहे हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर ड्रॉप कर गया है, और आपको और मुझे मुबारक हो कि हमारा विंटर वार्डरोब बाहर आ गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट कराची के मौसम के हवाले से, जहाँ सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। जी जनाब, आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ ये सारी अच्छी अच्छी खबरों के साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट भी कल हुई है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो पसमानदा और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ थी, 2008 में जब पूरी दुनिया की तरह हमें भी रिसेशन ने हिट किया, और एक सवाल ये पैदा होने लगा कि क्या लोगों के पास जो करीब तरीन हमारा तबका है, जो सबसे पसमानदा अंडर सर्व तबका है, क्या उनके पास फूड सिक्योरिटी भी होगी या नहीं। इसी विजन के साथ कि उनको एक ब्लैंकेट दिया जाए, उनके लिए
सर्वाइवल को बेहतर बनाया जाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा पाकिस्तान में हुआ। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया, और ख़ास तौर पे एक वेलफेयर स्टेट की सूरत में, जहां हम देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हेल्थ एंड एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए जो सबसे ज़्यादा अंडर सर्व्ड आपका एरिया है, जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आपको बताते चले कि 2008 में जब ये लॉन्च हुआ, आज तक अगर इसके नंबर्स को देखते हैं तो तकरीबन 5.4 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, यानी तकरीबन 54 लाख लोगों को इससे फ़ायदा दिया जाता है, वो मुस्तफ़ीद होते हैं। मंथली माहाना एक छोटी सी जो अमाउंट है वो उनको दी जाती है, जो उनके सर्वाइवल के लिए उनको फ़ायदा देती है। और यकीनन ये वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर में सबसे नीचे हैं, लेकिन हमने अभी तक ये देखा कि इसको लॉन्च हुए हुए इतने साल गुजर गए, 11 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, इसको दोबारा रिव्यू प्रोसेस में नहीं डाला गया। तो जो बड़ी खबर मैं आपको बता रही थी उसके मुताबिक तकरीबन 8 लाख लोगों को इसके परव्यू से निकाल दिया गया, यानी तकरीबन 54 लाख में से आप समझिए कि 8 लाख लोगों को ये फाइंड आउट किया गया है कि ये इसके मुस्तहक नहीं है, या जो भी इसका क्राइटेरिया सेट किया गया है उस पर पूरे नहीं उतरते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको दोबारा इस इंफॉर्मेशन को दोबारा लेके कैसे आया जाएगा, क्योंकि एवरीबडी हैज़ दोज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड्स, उन कार्ड्स के जरिए इस अमाउंट की तरसील पे पहले ही सवाल उठते थे। ये 8 लाख लोगों को इस एम्बेड से कैसे निकालेंगे, हाउ इज इट गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड, इस पे हम एक कल डिटेल रिपोर्ट भी करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन अ वेरी मेरी क्रिसमस टू पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह कहते हैं ना कि हर आइडिया का एक वक्त आ जाता है, पाकिस्तान की तश्कील किसी मौजज़े से कम नहीं है। और ये बात हम अक्सर कहते हैं कि बानी पाकिस्तान के हवाले से ना सिर्फ जब हमारे खित्ते के लोगों ने बल्कि इंटरनेशनल हिस्टोरियंस एंड एनालिस्ट ने भी जब लिखा तो उन्होंने कहा उनका कोई सानी नहीं मिलता कि जिस तरह हिम्मत और जुर्रत से जब आप एक अनपॉपुलर आइडिया हो, अक्सरियत आपके अगेंस्ट हो, जो आपके मुल्क के हाकिम हैं वो आपके अगेंस्ट हों, लेकिन एक तलील अरसे में इसके लिए जद्दोजहद करना, इसकी तहरीक चलाना और फिर पाकिस्तान की तश्कील को यकीनी बनाना, ये ऐसे मौजज़े हैं जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़मरे में आते हैं और यकीनन ये उनका एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने, जो हम कहते हैं ना कि उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी काम करती रहती है, एक तरह से कई लोगों का ये मानना है कि आज तक भारत की तकसीम को इंडिया ने कबूल ही नहीं किया और उस पर एक तरह से जिम्मेदार ठहराते रहे मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन आज ये वक्त आया है कि मौजूदा भारत यानी साल 2020 में जिस तरह का भारतीय माशरा है, वहाँ के अपने लोग और खुसूसन अक़लियतें ये कहने पे मजबूर हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का विजन वाकई विजनरी था एंड इट वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिन्ना को शुक्रिया भी करेंगे और किसी को याद भी करेंगे क्योंकि उनका यौम पैदाइश है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर सेगमेंट फॉरवर्ड विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक खुसूसी सीरीज़ की थी जिसका नाम था जिन्ना से कायद आज़म, यानी किस तरह अल्लाह ताला इन ख़ास कामों के लिए कुछ ख़ास बंदों को चुनता है और उनको ये विजन नवाजता है कि वो वाकई लीडरशिप के ऊपर पूरा उतरें। मैं अक्सर सोचती हूँ एज अ पब्लिक स्पीकर भी, और आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी बड़ी खूबसूरत ओरेटरी के हामिल हैं और ही हैज़ द पावर टू मूव हार्ट्स एंड माइंड्स। जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और इनकी बात दिल में उतर जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, पहला सवाल या बल्कि मैं जो मेरी थॉट थी, मैंने कहा आप भी माशाल्लाह यू स्पीक टू अ बिग क्राउड, मेरा भी पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस रहा है। कायद आज़म एक अजीब आपको फिनोमिना नहीं लगते कि एक ऐसे मजमे से गुफ्तगू करना जिनको अंग्रेजी समझ भी नहीं आ रही, जो उनकी दलाइल को उस तरह समझ भी नहीं सकते, वो दानिश भी नहीं रखते, ज़बान ही नहीं समझते, लेकिन उनके दिल उनकी तरफ झुक जाए, ये क्या मौजज़ा था? पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद और पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, कि आज का दिन हमारे लिए इंतहाई मसरत का और फ़ख्र का दिन है। यूँ दी हमें आज़ादी, ये दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान तेरा एहसान। देखिए जी, ये जो बात आपने की है ना, चूँकि एक मुकर्रिर ही ये बात कर सकता है और समझ सकता है कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी मजमे से खिताब करते हैं। तो पहले तो ये कि माहौल से मुताबिकत होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मजमा है क्या, यानी उसकी पल्स आपके हाथ में होनी चाहिए। दूसरा, जिस जुबान को वो समझने वाले हैं उसी जुबान में आपने डिलीवर करना है।
मेरा ख्याल है तारीख की ये वाहिद मिसाल है, और कोई मिसाल मुझे तो मिलती नहीं है कहीं भी, कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में है कि अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी समझते हैं, सामने जो ऑडियंस सुनने वाली है वो अंग्रेज़ी समझती नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं तो लोग उन पर निसार होने को तैयार हैं। तो मुझे वो जुमला याद आता है वासिफ अली रहमा का कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, और यकीनन इस राज को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने उस कारखाने से जिस शख्सियत की बुनियाद की थी वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। नहीं, और इतनी कदावर शख्सियत है जो हम बात कर रहे हैं। जुनेद भाई, आपको नहीं लगता कि आजकल हम जो अपने सियासतदानों की गुफ्तगू सुनते हैं तो कई दफ़ा आपको लगता है उनके अल्फाज, उनका आर्ग्यूमेंट बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार है, पस्ती का शिकार है, और आप कहते हैं तो आगे से आर्ग्यूमेंट यही आता है, भाई अवामी बात है, अवामी लीडर है, ऐसे ही बात करेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान बल्कि मुसलमान कौम का केस सामने रखा, उसको एक ग्रेस भी दिया, उसको एक ऐसी रविश में लेके गए कि जहां ये कायल नहीं कहता था, हालांकि जो मुसलमान कम्युनिटी थी ना पढ़ी लिखी थी, ना वो उस तरह से आगे थी, कारोबारी लोग थे, एग्जैक्टली, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनकी बात को समझा और आगे लेकर चले। यानी आगे अंग्रेज भी थे और बहुत ही समझदार हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद थी। ऐसा ही मैं उसी रेफरेंस से आपको बताऊं एक बात, और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी। देखिए, तारीफ एक तो ये होती है ना जो दोस्त करता है, लेकिन उससे बड़ी तारीफ होती है जो दुश्मन करता है ना। और लीडर जो है अपने मरने के बाद ये बताता है कि वो कितना बड़ा लीडर था, उसका कद कितना बड़ा था। इसी तरह से जो वो नजरिया देता है उसके जाने के बाद पता चलता है कि उसके नजरिए को आते हुए वक्त के साथ लोगों ने रद्द किया या मजीद उसको इनहेंस करके दुनिया के सामने पेश किया। मुझे याद है कि ये जब मैं बात करता हूं नेहरू की बहन की, कि विजय लक्ष्मी पंडित, उसने एक जुमला बड़ा कमाल का, उसने कहा जी कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद होते, 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद होते, और कांग्रेस के पास सिर्फ एक जिना होता, तो हिंदुस्तान की कभी भी तकसीम नहीं होती। वाह, कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। इसी तरह से एक अंग्रेज मुसन्निफ था, उसने अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में लिखा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत बड़ा नाक़िद था और कायदे आजम को वो बहुत पसंद किया करता था। तो उसने अपनी किताब में जुमले लिखे, उसने कहा जी बात यह है कि दुनिया में बड़ी शख्सियात आती हैं, बड़ी शख्सियात जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारीख के धारे को बदल देते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के नक्शे को तब्दील कर देते हैं, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, जो कौमियत की बुनियाद पे एक ममलिकत को वजूद में लेके आते हैं। और जिना वो शख्सियत हैं कि जिसने तारीख के धारे को तब्दील भी किया, जिसने दुनिया के नक्शे को तब्दील भी किया, और जिसने एक ममलिकत को कायम भी किया। मुझे ये कहने दीजिए कि इससे पहले कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी। बेशक, अच्छा, इसी तरह से का ये आपका कोट है, उनका तीनों काम जिना ने किया। अच्छा, गांधी जो है, अब गांधी क्या कह रहे हैं, वो तो मुखालिफ है ना, सामने खड़े में, लेकिन गांधी ये कहता है कि कोई कुव्वत जिना को खरीद नहीं सकती, मैं ये देख रहा हूं। इसी तरह से नेहरू ने कहा कि जिना के अच्छे किरदार और अच्छी सियासत ही दरअसल उनकी कामयाबी की जमानत बनी है। अच्छा, ये तो मुझे बताएं कि ये तो वो लोग थे जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, उनके साथ का वक्त देख रहे थे, उनकी अपील को, उनके करिश्मा को देख रहे थे, लेकिन एक 3 जनरेशंस इंडिया की ऐसी गुजरी हैं, यानी आज की जनरेशन को अगर उसमें काउंट किया जाए, जिनको ये बताया गया, उनके जहनों को जहर आलूद किया गया कि ये देखिए जी कॉन्स्पिरेसी थी, भारत को तकसीम किया गया। आज साल 2020 में हम आपको दिखाते हैं जी, अगर वो ट्वीट अगर थोड़ी देर में तैयार होगी, बरखा दत्त, वहाँ के एनालिस्ट, बड़े बड़े, अरुंधति रॉय, उनका कहना ये है, बल्कि जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल डिस्कस हो रहा था, हमने आपको वो क्लिप भी दिखाई थी जब उनके फ्लोर पर बाकायदा जुनैद भाई ये कहा गया कि आज अगर कोई जन्नत है और गांधी साहब की मुलाकात जिना से हो रही होगी तो जिना उनको जाके कहेंगे मुबारक हो, आपके यहाँ इजराइल हुआ है। तो ये उनके फ्लोर पे ये बात आज की गई है। अब ये देखें, ये एक ऐसी बात है, बात कहते हुए मुझे मायूब गुजरती है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जिस तरह से ये हिंदुत्व की तकमील के लिए जिस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, और ये जो हिंदू राष्ट्र का जो तस्वुर है उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, और अपनी इंतहा पसंदी को मुसलमानों पर थोपते रहेंगे, तशद्दुद करते रहेंगे, माज़अल्लाह मुसलमानों का कत्लेआम करते रहेंगे, और ये इसी अंदाज से अगर मुसलमानों के खिलाफ लगे रहेंगे और अक़लियतों को जो है वो दबाते रहेंगे, उनको जिंदा दरगोर करते रहेंगे, तो याद रखिए उस अंदाज से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया मजीद उभर के सामने आएगा। ये वही लोग थे, मुझे ये जुमला कहने दें कि पाकिस्तान बनने से पहले
कायदे आजम को काफिर आजम कहा करते थे। आज उनकी औलादें वहां बैठ के ये कहती हैं कि दो कौमी नजरिया बिल्कुल सही था। नहीं, और देखिए उसका जो तरीका था, आप देखें कि ही वाज अ वेरी अकम्प्लिश्ड लॉयर हु अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्गुमेंट। आपके सामने है कि आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके पीछे आप एक लेगेसी देखिए कानून साजी की। पहले आर्टिकल 370 रिमूव किया गया जो टुक अवे द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन NRC है और अब आया कैब। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें उसको इस तनाजुर में कि जिना के जो 14 नकात थे जो आप और मैं पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते हुए बड़े हुए, दे हैव ऑल कम ट्रू। देखिए मैं आपको लीगल रास्ता ही अपनाया जाएगा। मैं वही जुमला अर्ज कर रहा था कि 370 के बाद महबूबा मुफ्ती का ये जुमला आया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का दो कौमी नजरिया बिल्कुल ठीक था। इसी तरह से NRC के बाद और कैब के बाद कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कही है कि आज जो जिना का नजरिया है वो गांधी के नजरिए के ऊपर फतह हासिल कर गया। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने वहां से खड़े होकर कहा कि इन्होंने जिना को जिंदा कर दिया है। यानी अब वो तमाम लोग जो कायदे आजम के नजरिए के मुखालिफ थे या कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे, आज मानने को तैयार हो गए कि वो काफिर आजम नहीं थे बल्कि कायदे आजम थे और कायदे आजम हैं। और दूसरी बात ये देखिए, एक बात समझने वाली है कि आज वहां का जो मुसलमान है ना, क्योंकि जाहिर उनकी औलादें वहां पर मौजूद हैं, तो वो इस बात को भी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए कभी भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं है। हम 72 बरस क्या 172 बरस गुजर जाएं या 1000 साल गुजर जाएं, हमेशा से उनकी आंखों में खटकते रहेंगे। और यही बात तो कायदे आज़म ने बताई थी, ये बात तो बताई आपको दिखाते हैं जी। बरखा दत्त का जो इस वक्त ट्वीट उन्होंने किया, ये 10 दिसंबर को था, जबकि हम देख सकते हैं कि कैब के हवाले से उनके हम प्रोटेस्ट जबरदस्त तरीन हो रही थी। इसमें उन्होंने कहा व्हाई जिन्ना मस्ट बी स्माइलिंग फ्रॉम हिज ग्रेव द डे इंडिया कास्ट इटसेल्फ इन पाकिस्तान्स इमेज माय टेक ऑन द कैब बिल एंड द NRC इन द वॉशिंगटन पोस्ट। उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान का हमारे बारे में सोच थी, जो विजन था, जो हमारे फ्लॉज को पॉइंट आउट कर रहे थे, आज इंडिया ने वाकई अपने आप को प्रूव कर दिया दुनिया को कि हम सेक्युलर नहीं है। हम जो जितने दावे करते थे जमहूरी इक़्तिदार के, वो सब झूठे थे। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर तो देखें बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं, फ्यूचर बहुत खतरनाक है और हिंदुस्तान का फ्यूचर तो तबाही की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस आग को इन्होंने सुलगाया है, यानी ये जो तासुब की बुनियाद पे, मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पे, मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पे, और मैंने आपको कहा ना कि 2021 बेसिकली इनका एजेंडा है हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की तकमील का, तो इसके लिए ये सब कुछ कर गुजरेंगे। मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सिदरा कहने दीजिए कि आग के अलावा, बलवे के अलावा, फसाद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मुझे बताएं कि जब मोदी वाज नॉट एज पावरफुल, यानी मोदी सरकार नहीं बनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे इंडिया के, इसके बावजूद जिस तरह के दंगे, जिस तरह के फसादात उनकी CM-शिप में गुजरात में हुए, he was able to go beyond that। यानी दुनिया ने उस वक्त उन पर बड़ी तनकीद भी की, अमेरिका यहाँ तक कि बैन किया हुआ था, आने नहीं देते थे। अब वहाँ हाउडी मोदी हो रहा है, अब हाउडी मोदी हो रहा है। यानी उनको तो ये लग रहा है ना कि ठीक है थोड़ी देर के दंगे फसाद है, ये भी वहाँ के जो मुसलमान कायदीन है इसको जरा हवा दे रहे हैं, लेकिन ये काबू में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये अब बोतल से दम बाहर आ गया। उसकी वजह देखें, हिंदुस्तान एक्चुअली हिंदुस्तान के दो मसाइल हैं। हिंदुस्तान का एक मसला ये है कि हिंदुस्तान जो है वो क्लीन करना चाहता है मुसलमानों से हिंदुस्तान को। दूसरी बात ये वो इस खित्ते में चौधराहट चाहता है, और चौधराहट के लिए उसके जो पीछे खड़ा हुआ है ना, वो बेसिकली इजराइल है, वो अमेरिका है। वो ये चाहते हैं कि इसको सपोर्ट करें इस मामले में, और चूंकि उनको खतरा पाकिस्तान से, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और ये उभरती हुई एक ऐसी ताकत है जो उनकी आंखों में खटकती है। उनको मालूम है कि जी ये मशरकी बॉर्डर के ऊपर भारत मौजूद है, यहाँ पे वो टर्बुलेंस पैदा करके रखते हैं, मगरबी बॉर्डर पे अफगानिस्तान है, उसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ रॉ इस्तेमाल होती है, वहाँ इंडिया से इस्तेमाल होती है। देखिए एक और चीज, क्योंकि आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद कर रहे हैं, उनकी जो बिल्कुल इनिशियल पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जो उनकी तकारीर हैं वो हमारे लिए मशअल राह है। अगर उनकी तरफ हम देखते हैं तो ये कॉन्स्पिरेसीज तो उस वक्त भी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने कदावर लीडर इसलिए हैं कि बावजूद इसके कि तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज अंग्रेज भी कर रहे थे, हिंदू लीडर्स भी कर रहे थे, कांग्रेस भी कर रही थी, ही वॉज एबल टू अचीव हिज विजन। उन्होंने तगोदो की, और जो लोग कहते थे कि भाई इतने बीमार हैं या इतने अलील हैं कि हो नहीं पाएगा, उन्होंने कर दिखाया। लेकिन जिन तकारीर की हम बात कर रहे हैं कि वो जो आज मेरे ख्याल में हर ऐसे मौके पे बात की जाती है कि आज हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, भारत में देखिए जी क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये हम सवाल करते हैं कि आज 2020 क्योंकि अब शुरू होने वाला है 5 रोज बाद, क्या ये जिन्ना का पाकिस्तान है? बिल्कुल सही। देखिए बात यह है कि मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है,
और मैं अगर ये कहूं कि मसाइल नहीं है तो ये झूठ होगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और ये दुनिया के तमाम देखने वाले इस बात का कंपैरिजन खुद करें और खुली आंखों से करें। साहब मेरे आपके कायद ने 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया। जुमले क्या थे? तुम आजाद हो, तुम चाहो तो आजाद हो, अपने मंदिरों में जाओ, तुम आजाद हो चाहो तो अपनी मसाजिद में जाओ, तुम आजाद हो पाकिस्तान की किसी भी इबादत गाह में जाओ, रंग नस्ल मजहब की बुनियाद पर तुम्हें नहीं रोका जाएगा, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, एक्चुअली ये विजन है मेरे कायद का, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था और रहती दुनिया तक अमान दी थी अक़लियतों को। ये उसी का परताव, उसी का तसलसल है जो पाकिस्तान के अंदर कायद की तकरीर की सूरत में नजर आया। अब उसका अमली मुजाहरा क्या है? देखिए, एक आध दो वाकयात होने के बाद अगर उस पर सोसाइटी खड़ी नहीं होती तो मैं कहता ये मुर्दा सोसाइटी है। अगर हुकूमत उस पर स्टेप न लेती मैं कहता जी ये मुर्दा सोच है। ऐसा नहीं है। अगर कोई एक आध दो वाकयात हमें नजर आए, हमने फौरन उस पर स्टेप इन होकर उसको रोकने की कोशिश की और बताया कि ये मजहब नहीं कहता, ये इस्लाम नहीं कहता, ये पाकिस्तान का फलसफा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अकलियतों के हवाले से आग लगी हुई है। पाकिस्तान में मुझे कोई मंदिर सिदरा, कोई गिरजाघर, कोई सिनेगॉग, कोई ऐसी इबादतगाह बताइए कि जिसमें चढ़ाई की हो मुसलमानों ने। नहीं जुनैद भाई, थोड़ा सा आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगी। देखें, जब हम कायदे आजम को याद करते हैं 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, पाकिस्तान की 25% आबादी अक़लियतों पर मुश्तमिल थी। आज ये नंबर घट के 3% हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ये नहीं कहती कि रियासत की या सिर्फ खास एक एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी खास लीडर की गलती है। आपसे, मुझसे, हम सब से मिलकर ये माशरा बनता है। आज भी कदूरतें हैं मेरे ख्याल में। हम मिसाल के तौर पे दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। दुनिया भर में कहीं पे भी मुसलमान रहें तो हम कहते हैं कि जी ईद उल फितर भी मनाने की उनको आज़ादी हो और लोग आते हैं, आपके त्यौहार में हिस्सा बनते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं कि आज अगर हम क्रिसमस की ही मुबारकबाद लोगों को देते हैं, उन लोगों को जो मना रहे हैं, जो मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जो बेशक पाकिस्तानी हैं, तो हमें क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। वहां पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें तब्दील होने की जरूरत है। ये बहुत छोटा सेगमेंट है। मैं असल में पता क्या, देखिए, चूंकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है, मैं वही कह रहा हूं ना, आप तस्वीर के आपके पास दो हिस्से हैं। एक हिस्से पे पाकिस्तान है, दूसरे हिस्से पे हिंदुस्तान है। आप फैसला तो कीजिए साहब। यहाँ तो चंद एक लोग हैं जो अपने किसी जाती मफाद के लिए काम करते होंगे। वहां मसला ये स्टेट पॉलिसी है। स्टेट पॉलिसी है कि वो अक़लियतों को बर्बाद कर रहे हैं। ये वाकई एक बड़ी अहम पॉइंट है कि आपका रियासत का आउटलुक जी वो स्टेट पॉलिसी, ये बात। और स्टेट पॉलिसी कैसी, आप देखिए कि उनको आजान की आवाज चुभती है, उनको गाय से जो है प्रॉब्लम है, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, सिर्फ कराची के अंदर जो है, नहीं देखिए, मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं, बेशक हमारे रियासती जो कवानीन है वो किसी भी तरह से अक़लियतों को सल्ब करने के या उनको दीवार से लगाने के हामी नहीं है। लेकिन जहां तब्दीली आनी है वो हमारे दिलों में आनी है। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 1947 से लेकर साल 2020 तक हमने अपने रवैयों में कहाँ मनफी तब्दीली हम ले आए हैं, कहाँ हम जाहरियत का, कहाँ हम इंतहा पसंदी का शिकार हो गए। बेशक हम अक़लियतों के साथ बुरा रवैया ना करते हों, लेकिन हमने तो अच्छा मुसलमान कौन है, इस आग को भी तो हमने अपने माशरे में बढ़ने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और देखिए बात वही है, देखिए एक चीज समझने वाली है कि पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पे बना है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पूरी शख्सियत को आप उठा के देख लीजिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक खुतबा मुझे याद आता है कि जब वो उनसे लोगों ने पूछा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, तो आपने कितना हसीन जवाब दिया है जो तारीख का एक ऐसा सुनहरा हिस्सा है जो रहती दुनिया तक हमें याद रहेगा। जब आपसे पूछा जाता था कि तर्ज हुकूमत पाकिस्तान का क्या होगा, तो आपने जवाब में ये फरमाया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा, मैं इन्हें क्या बतलाऊं। 1300 बरस पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्ज हुकूमत तय कर दिया है। वो तर्ज हुकूमत मुसलमानों का तर्ज हुकूमत है जो कुरान की सूरत में है। यानी बहुत अहम अगर आपसे कहा जाए मैसेजेस, एक तो हम जैसे कहते हैं 3 सुनहरी उसूल, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उसी का फुकदान मुझे नजर आता है। लेकिन हमारे कायद ने 70 साल कबल कहा कि अगर आपके लिए कोई मशअल राह होनी चाहिए, 3 तलवारें हैं, इससे आप हर दुश्मन का सामना कर सकते हैं, चाहे वक्त और दौर कोई भी। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पर तो बात ये कहूंगा कि मेरा तो शायद हो सकता है मेरी बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दौर में बहुत जरूरत है कि ऐवान ज़ेरी में और ऐवान बाला में या कोई ज्वाइंट सेशन हो जिसके अंदर हफ्तावार या कम अज कम महीने की सतह पर एक मरतबा जितने भी हमारे ये लीडर्स हैं, सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, जो मुख्तलिफ नशिस्तों पर बराजमान हैं, उनको बाकायदा कायदे आज़म की जिंदगी या तो पढ़ाई जाए या सुनाई जाए और उनको ये बताया जाए कि तर्ज जिंदगी और तर्ज हुकूमत ये होता है। वो कायदे आज़म कि जो अपने केस की 1500 रुपए फीस लिया करते थे, और उस जमाने में वो बहुत भारी फीस हुआ करती थी, लेकिन जिस वक्त
पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो आपने अपनी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपया रखी, 1 रुपया, जो शाहाना तर्ज जिंदगी उनका था कि बेहतरीन गाड़ियां आपके पास मौजूद थी। साउथ कोर्ट लेकिन आपको वो वाकया याद है ना जुनैद भाई, जब किसी ने उनसे पूछा कि जी गांधी जब निकलते हैं अपने कैंपेनिंग के लिए तो वो 3rd क्लास डब्बे में बैठते हैं रेलवे के, जबकि आप 1st क्लास में सफर करते हैं, तो आप अवामी लीडर कैसे हुए? जिसके जवाब में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वो स्टेट के खर्चे पे 3रे दर्जे के डब्बे में बैठते हैं, मैं अगर 1st क्लास में सफर करता हूं तो ये मैं अपने खर्चे पे करता हूं। और इसी रेलेवेंसी में मैं आपको एक वाकया बता देता हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान बन गया तो सरकारी फर्नीचर के लिए जो है वो अपने जब वो चीजें मंगवाई गई, सरकारी फर्नीचर जब मंगवाया गया तो उसका जो बिल आया आपके पास वो 37 रुपए का बिल था। कायदे आज़म ने उस बिल को देखा, पूरा उस बिल को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसमें से मार्क किया कि ये 30 रुपए तो समझ आते हैं, ये 7 रुपए किस चीज के हैं? तो आपके असिस्टेंट ने आपको बताया कि 7 रुपए फातिमा जिन्ना के जो कुर्सियां हैं उसके हैं। आपने फरमाया कि इन 7 रुपयों को काटो, ये कुर्सियां फाती ने अपने लिए मंगवाई हैं, इसकी रकम फाती खुद देंगी। 30 रुपए जो हैं ये होता है एहतिसाब जो हमारे लिए। जी, तो बात ये है कि ये होता है लीडर जो ये बताता है कि सबसे पहले एहतिसाब खुद का करना है, ये नहीं कि करोड़ों अरबों रुपए की आप करप्शन कर जाएं, पाकिस्तान को भंबोड़ दें और भंबोड़ने के बाद आप जो है वो फिर ये सवाल करें कि मेरा एहतिसाब क्यों हो रहा है। वहां तो एहतिसाब पहले घर से शुरू होता है कि मेरी बहन ने जो कुर्सियां मंगवाई हैं वो 7 रुपए मेरी बहन पे करेगी, बाकी 30 रुपए सरकारी। मैं आपको बताऊं कि मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन नहीं, अगर मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पे एक नजर डालती हूँ, मेरे लिए सबसे अहम ये है कि किस तरह उन्होंने रिफ्लेक्ट करने को, विजडम को, नॉलेज हासिल करने को, यानी इल्म को हासिल करने पे किस तरह उन्होंने स्ट्रेस किया। यानी एक बड़ा आसान होता है कि अगर आप ग्रास रूट से उठकर ऊपर आए, लेकिन ही वॉज द ओनली लीडर परहैप्स जिन्होंने एक बहुत ऊंचाई से ग्रास रूट को रीच किया। यानी पहले वो एक मकाम पर पहुंचे जहां उनकी पढ़ाई, उनका तदब्बर, उनका एक आउटलुक जिंदगी के बारे में था, जहां दीदा थे, एक्सपोजर था, पढ़े हुए थे, एंड ही वाज वेरी वेल रेड, वेरी वेल एजुकेटेड, एंड देन ही रीच्ड आउट टू द पीपल। आज भी अगर पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी नौजवानों को जो सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए कि पहले अपने काम में आप खुद माहिर हो, आपके पास एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, और मेरे ख्याल में इल्म हासिल करते रहना चाहिए। और जिस तरह कायदे आज़म ने भी कहा, काम काम और सिर्फ काम। मेरे ख्याल में अभी तो हमारे काम खत्म नहीं हुए जुनैद भाई, लेकिन वक्त खत्म हो गया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डिससर्विस जो हम करते हैं अपनी नौजवान नस्ल के साथ, वो ये कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो असल एसेंस है, जो उनकी लीडरशिप, उनका विजन का एसेंस है, वो शायद हम आप तक पहुंचा नहीं पाते। तो आज इसी दिन के बहाने थोड़ी गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली द वर्ल्ड इज नाउ रिकग्नाइजिंग हिज ब्रिलियंस एंड वी आर प्राउड टू हैव कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना as a founder of Pakistan। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। हम सारे ठहरे जी lastminute.com। कोई काम अगर आप हमें कहेंगे तो जितना टाइम आपने हमें दिया है उस सब को गुजार कर हमने काम वो आखिरी वक्त पे ही करना है या आखिरी दिन ही प्रेजेंटेशन बनानी है, इसलिए हम कहते हैं हम हैं 11th आवर या फिर lastminute.com। लेकिन जी अब लास्ट का भी लास्ट आ चुका है, क्योंकि अगर आप एक साल की शुरुआत करते हैं नई उमंगों के साथ, तो ज़रा ये बात भी कर लेनी चाहिए कि साल 2019 को, बल्कि इस पूरी दिहाई को, पूरे 2010s को ख़त्म होने में अब सिर्फ 5 रोज रह गए। तो क्या आपने पलट कर ये देखा कि इस साल की शुरुआत में जो भी आपने अपने लिए हदफ बनाए थे, गोल सेट किए थे, उनको कितना आप उनसे करीब हैं या दूर? वैसे कहा जाता है, साइंस ये बताती है कि स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि एक साल के अंदर जो कुछ आप पा सकते हैं उसको हम ओवर एस्टिमेट करने के आदी हैं। यानी हम सोचते हैं एक साल के अंदर अंदर हम अपना घर बना लेंगे, फलानी चीज़ हो जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा, इस आदत को मैं छोड़ दूंगा, इतना वजन मैं कम कर लूँगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप यही हदफ, यही अपना गोल 3 साल के ज़मरे में बनाएं और जूम आउट करके बनाएं, तो कहा जाता है आपको उसको पाने के 90% इम्कानात बढ़ जाते हैं। यानी बजाय इसके कि ये सवाल आप अपने आप से करें कि साल 2020 शुरू होने वाला है, उसमें मैं क्या क्या करूँगा, अगर आप साल 2023 के लिए अपना एक विजन बना लें कि मैं 3 साल के बाद अपने आप को इस जगह पर देखता हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये तो थी मेरी टिप, लेकिन ज़रा बात करते हैं 2019 में आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग खबर
क्या थी, या आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या थी, ये आप हमें बताएंगे फ़ोन कॉल करके। और जब यही सवाल हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। पहले ज़रा पैनल से इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे पैनल में मौजूद है बहुत ही वाइज लोग, जो कि जाहिर सी बात है मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और हम ज़रा स्नैपशॉट लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए 2019 कैसा रहा, कौन से काम हमारे अधूरे रह गए, या किन कामों ने हमें मज़ीद एक तरह से कहते हैं जिला बख्शी और ये मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि अब आने वाले साल में हमें इसको लेकर चलना है। मिसाल के तौर पे जी, इस साल भी हम पोलियो पे काबू नहीं पा सके, तो मुझे लगता है कि 2020 में हमें अपनी कोशिशों को डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, और इंशाल्लाह वो साल ऐसा ज़रूर हो जब एक भी केस पाकिस्तान में पोलियो का डिस्कवर ना हो। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरी पहली मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप उनको अक्सर देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और बार बार उनको यहाँ बुलाने की फरमाइश भी करते हैं। तो आपकी भरपूर फरमाइश पे हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। आपसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। आप ही के साथ मौजूद हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, और ज़बरदस्त स्पीकर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी मिठानी। अस्सलाम वालेकुम शीरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मुल्क भर में जी और शहर भर में इस वक्त तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। मेरा पहले इनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट डिबेटर्स, मेरे एक शो में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जर्नलिज्म का हिस्सा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है एहसन? एहसन, कोई फ्लैशबैक आता है 25 दिसंबर को देख के? बिकॉज तुमने तो बहुत ज्यादा स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा कि जिन्ना का विजन क्या था, पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। फ्लैशबैक्स आते हैं और बहुत सी ऐसी डिबेट्स हैं, स्पीचेस हैं जो आज भी जहन को ताज़ा कर देती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कल की सी बात है। तो आज जो गुज़िश्ता आप साल की बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया, और किस तरह हम 2020 का इस्तकबाल करेंगे, तो उसमें बहुत सारे और फ्लैशबैक्स भी आज होंगे। एब्सोल्युटली। आलिया भाभी, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, 2019 में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या थी? मैं तो एक एक केस लेकर चलती हूँ, और मेरी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं उनकी सेलिब्रेशंस बहुत बड़ी होती हैं। मेरा मानना है ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ कम होती हैं, उनका इंतजार ना करें, अपने टाइम पर खुद आती हैं। डेली बेसिस पर कुछ अच्छा करना चाहिए, हर लम्हे कुछ अच्छा करना चाहिए, और उसको एंजॉय करना चाहिए। जो खवातीन इस वक्त घर पर बैठी हैं, अगर सुबह उठकर उन्होंने अपने शौहर को, अपने बच्चों को, सबको सेहत के साथ खिला पिला के नाश्ता करके भेज दिया काम पर, और फिर अपना घर संभालिए, तो खुश हो जाइए कि एक दिन की इब्तिदा बहुत अच्छी होगी। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रही होती हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट आज गया है, उसने अच्छा क्लास वर्क कर लिया, उसने अपने साथी जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ के वो हैं दोस्त हैं, उनके साथ अच्छा दिन उसने शुरू कर लिया, किसी का कोई अच्छा काम उसने कर दिया, होमवर्क में मदद कर दी, क्लास वर्क में मदद कर दी, बस ये उसके उस दिन की अचीवमेंट है। अगर आपसे ये पूछूं कि कोई काम या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगे कि ये साल भी सिद्रा गुजर गया और ये काम अधूरा रह गया है, तो उस पे क्या कहेंगे? अच्छा, चलो वो वाला मूड बना लेती हूँ जो मैं आमतौर से नहीं बनाती हूँ। हाँ। पाकिस्तान आगे नहीं गया है, जहाँ मैं पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ वहाँ नहीं गया है। मुझे पाकिस्तान के हवाले से बहुत तकलीफ होती है, और मैं जितना अच्छा इस मुल्क को जानती हूँ और जितना इस मुल्क के लोगों को मैं जानती हूँ, मैं उस जगह पे वो मकाम नहीं देख रही। अच्छा, अगर आपकी दोनों बातों को कनेक्ट किया जाए, कोई ऐसी छोटी खुशी जिसको आप कहें वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, ज़रा ब्रेक के दौरान भी हम कॉल्स ले रहे थे, ट्विटर पे भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा वो कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई 2019 में, तो ज़रा बहुत सारे जो नंबर्स आए, पैसों की हमने बात कर ली, शादी एक बड़ा मसला ऐसा है जिस पे कई लोगों का दिल धड़कता है, बिकॉज स्पेशली कहा जाता है दिसंबर का महीना पूरे पाकिस्तान में एक ही सीज़न है, शादी का सीज़न। सर्दी तो बाद में आती है, पहले शादियाँ आती हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई है और वो सोच रहे हैं कि जी एक और साल गुजर गया और फिर ये नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या कहेगा हमारा पैनल, जरा जानते हैं। ऐसा सबसे पहले जरा आपसे शुरू करते हैं। मेल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि खवातीन को तो लोग कहते हैं, उनको यानी अमूमन समझा जाता है कि आंखों में एक ही सवाल है, शादी कब। मर्द हजरात का क्या हाल होता है जब हर साल गुजरता जाता है? सबसे पहले कमेंट भी ऐसा का ही आया। हाँ, आप ही ने कहा था पहले भी। अच्छा देखें, जाहिर है शादी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि कुछ रिवाज ऐसे बन गए, कुछ इस तरह की हमने मेंटालिटी इंस्टॉल कर दी है
कि लड़का बेचारा उसी में लगा रहता है, वो स्टेबल ही नहीं हो पाता जिंदगी भर। उसको लगता है शायद इस साल, अब जो आने वाला साल है 2019 में मैं स्टेबल हो जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं हो सका, चलो 2020 में तो मैं कम से कम इतना काबिल हो जाऊंगा कि जो सामने लोगों की डिमांड होती है कि लड़का कमाता है, बन पाए, यानी जो मर्द हजरात है जिनकी बात ना बनी और उनको किसी ने पसंद नहीं किया या उन्होंने किसी को पसंद नहीं किया, जिस साइड पे भी आप इसको कहना चाहें, उन पे कोई प्रेशर होता है या उनके कोई इमोशनल रिएक्शन होता है इस बात से कि दिसंबर गुजर रहा है और सबकी शादियों के इनविटेशन आ रहे हैं, सबके वलीमे खाली है? घरों में इस बात का चर्चा शुरू हो जाता है, आपस में लोग डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ भाई, उस लड़के के बारे में सोचा नहीं? अच्छा, आपके वो खानदान वाले जो कभी खुश नहीं रहते किसी भी चीज से। मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा अगर शादी में आप किसी ये एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उन सबके हाथ में आप एक एक लिफाफा दें और हर लिफाफे में 5-5 हज़ार का भी नोट होगा, तो जाते वो यही कह रहे होंगे यार इतने अमीर लोग थे क्या 6,000 नहीं दे सकते, 5,000 दे रहे हैं। तो लोग तो कभी उसका उल्टा ये सोचो कि इतनी मेहनत की जाती है, हर इवेंट मैनेजर की आप जिंदगी अजीरन करते हैं, अपना भी दिमाग खराब करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी शादी यादगार हो। इससे ज्यादा सस्ता और आसान तरीका ये है किसी एक रिश्तेदार को नाराज कर दें, साल तक आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, आपके साथ सुनते रहेंगे, आपकी इतनी यादगार शादी होगी। अली अभी गलत नहीं है, एक खाला को नाराज कर दें। और एक खाला को क्या एक और बहुत परेशानी होती है, हमें इन्वाइट नहीं किया, हमें बताया नहीं। अरे भाई, आपके अगर बहुत करीबी आपके अपने बहन भाइयों में है तो उसमें इन्विटेशंस नहीं होते, आपको बस पता होता है। ये असल में बातें हैं सारी मोहब्बतों की। वो बड़ी अच्छी, मैंने वो पढ़ी कहीं कहावत कि इंसान पर कभी बहुत ज्यादा इंहिसार न करना, जब ये किसी से बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी बुराइयां भी भूल जाता है, और जब ये उससे नफरत करने पे आता है तो उसकी सारी अच्छाइयां फरामोश कर देता है, और वो बुराइयां भी इमेजिन कर लेता है जो शायद उसमें ना हो। तो इंसान ना नाकाबिले भरोसा कुछ इसी किस्म की अल्लाह ताला की तकलीफ है। अच्छा, उन्होंने इंसान का मर्द नहीं कहा। नहीं, इसमें देखो हम सब गिल्टी हैं, मर्द हो या खवातीन। मैं आमतौर से मेरी कोशिश होती है बाइज ना हो। हमारे यहाँ तो अब औरतों में जब मैं क्राइम रेट देख रही हूँ, जैसे मरीक में हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को कैसे कंटेनर में बंद करके कत्ल कर रही हैं, और सिर्फ उसी चक्कर में पहले हम समझा करते थे कि मर्द इन तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हुआ है, इंतहाई कदम उठा रहे। अब मैं माओ को देख रही हूँ कि माँ यही हम अभी बात कर रहे थे कि अजीब सी एक, मुझे तो लगता है कि अभी जब लोगों से बात कर रहे हैं कि इस साल में क्या खोया क्या पाया, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी जो शायद 10 साल 15 साल से औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और दूसरी तरफ वो उनको देखते जिनके पास अल्लाह ने ये नेमत दी है, वो कुफरान नेमत कर रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये, जैसे मैंने एहसन से पूछा कि जो खवातीन या लड़कियां इस सोच में गिरी हुई हैं कि जी 1 साल और गुजर गया, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, लड़कियां खुद भी परेशान होती, कहते हैं कि आप पाकिस्तान में आप कहते हैं वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन सवाल लोग आपसे यही करते हैं आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, शादी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि उसकी पूरी शख्सियत पे सवालिया निशान बना दिया जाए। और सोसाइटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपका अगर कोई बिगाड़ता है तो आपका अपना बिगाड़ता है। माँ बाप बहन भाई बस ये होते हैं जो आपकी जिंदगी बनाते हैं बिगाड़ते हैं। इसमें भी मैं कहती हूँ कि अगर फैमिली का कोई एक शख्स, सिर्फ एक शख्स आपके साथ खड़ा हो जाए, आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। वो माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है, वो बहन भाइयों में से भी कोई एक होता है। ये जो लोगों को हमारे यहाँ मेला लगाने का शौक है ना, प्लीज उसकी जरूरत नहीं है जिंदगी में। और ये जो हमारे कौम में एक शौक ये है ना, हम सबको खुश कर ले, हम सबको, एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, और जो सबको खुश करता है वो मुनाफिक होता है। अच्छा, एक और चीज लोगों ने बड़ी अच्छी कही कि पहले पाकिस्तान का मसला होता था, हम थ्रू आउट नौजवानों से बात करते रहे कि लोग क्या कहेंगे। अब ये मसला हमारा नहीं रहा, इस पे मैं बात करती हूँ। पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी याहिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, 2019 खत्म होने को है, क्या आप किसी बात से परेशान हैं, हैरान हैं? क्या आपको लगता है कि कोई एक काम ऐसा था जो अभी भी अधूरा रह गया? देखिए सिद्रा, पहले तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और आज का दिन भी मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन ही की बदौलत हम आजादी से जी रहे हैं, और हमें इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं कभी किसी इस पे मुझे ये गम नहीं होता कि मैंने क्या खोया है। मुझे सिर्फ ये होता है कि जो मैंने अपना मूवमेंट किया है, वो मैंने अपना जिंदगी का जो लम्हा कैसा गुजारा, मैं उसमें खुश होने की कोशिश करता हूँ, और सबको मैं पैगाम देता हूँ। देखिए, बात ये कि आप जो आपको लूज कर चुके ना, उसे छोड़ दें। आप थिंक फॉर द टुमारो, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना। और मैं मुख्तसर बात करूंगा, मैं सबसे कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ बहुत आसान इसलिए कर दिया कि मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता चीजें।
जो मेरा कैरेक्टर है, जो मुझे दूसरों के साथ करना तो मैं करता हूँ। मैं ये अच्छा याया, जब ये कहते हैं ना हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये जुमला वो लोग अदा करते हैं जो बहुत ज्यादा दूसरों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं, कि वो फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को जीरो करते हैं। लिटरली ऐसा नहीं है। आप समेत यकीन करें कि मैं तो बहुत रेगुलर सारे चैनल्स पे कॉल करता हूँ और लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है सबने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मैंने सबको इज्जत दी। लेकिन बात है कि ये इनर सेटिस्फेक्शन की बात होती है। जब आप दूसरों की खुशी का ख्याल करते हैं ना, तो आप इस चीज से मुबर्रा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही, थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। याया पे मुझे वो याद आ गया कि माफ करना, जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऐसे ही कुछ आप क्या कहेंगी, स्पेशली लेडीज? अभी जो बात हो रही थी कि इंतहाई कदम कई लोगों ने सोचा। आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द पीपल जो किसी भी स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे थे और साल 2019 में शायद वो इतने दिल बर्दाश्ता भी हुए हों कि उन्होंने जिंदगी को खत्म कर देने या खुदकुशी का इरादा किया हो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू हील योरसेल्फ, आप अपने आप को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये साल आपका बुरा नहीं था। इस साल को आपने कॉन्कर किया है, आप फतेहयाब हुए हैं और अल्लाह ताला इसी तरह आपको हिम्मत भी देता रहे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की इस साल में बहुत ज्यादा बात की गई है, आर मोर एंड मोर पीपल गोइंग थ्रू दैट फेज जब उनको लगता है कि सब कुछ अंधेरा है? डेफिनेटली सिद्रा, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना, ये शादी, इकॉनमी जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह जहाँ खवातीन बाकी चैलेंजेस के साथ जो है वो चल रही होती हैं, तो वहाँ पर शादी जैसे मसले में सबसे ज़्यादा अगर पिसती हैं तो खवातीन पिसती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा ये जो चैलेंज आता है जिसके खाते में, वो खवातीन के जो है वो ऑफ कोर्स उनके सर्कल में आता है। पर फाइनेंशियली भी आजकल हमारे यहाँ जो विमेन है उन पर जो है ज़्यादा ये जिम्मेदारी भी होती है कि ऑफ कोर्स उन्हें निकलना पड़ता है, उन्हें जॉब करनी पड़ती है। तो ये वो चैलेंजेस हैं। जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि साल 2019 में हमने क्या खोया है, तो सिद्रा मुझे लगता है कि मैंने दोस्त खोए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जितना हमारे यहाँ एक्टिव हुआ है, या जिस तरीके से जो है वो हमने अपने आप को जो है वो इस शेड्यूल में बिजी कर लिया है, मुझे लगता है कि हम वो टाइम नहीं दे पा रहे, और ये चीज़ हर साल बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन दोस्त खोने को मैं दूसरे ज़मरे में लेती हूँ शीरीन। आप जब अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यूज, अपने उसूलों को अपहोल्ड करते हैं, तो ऐसे वो लोग जो शायद आपकी जिंदगी में एक मनफी किरदार अदा कर सकते थे, वो आपसे अलग हो जाते हैं, व्हिच इज गुड। मुझे आलिया भाभी याद है बचपन में अगर हमें कहीं जाने की, किसी पिकनिक पे जाने की या किसी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं मिलती थी, तो पीयर प्रेशर होता था, दोस्तों का एक खौफ होता था कि यार ये तो मुझे कुछ बहुत ही अलग समझेंगे, कि हम पता नहीं कैसे लोग हैं, मुझे क्यों नहीं इजाजत मिल रही। उनकी आज़ादी या उनका इजाज़त मिलना हमें बहुत अच्छा लगता था। तो अम्मी कहती थी कि भाई वही आपकी वाली बात कि इनर सर्कल तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बहन भाई हैं, और इस बात में कभी आर महसूस ना करें कि भाई हमारे घर के या मेरी जिंदगी के अपने पर्सनल उसूल हैं और मैं उन उसूलों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। जब आप ऐसा करेंगे, हो सकता है आपको इट विल कॉस्ट यू सम फ्रेंडशिप्स, बट यू विल बी अ मोर हैप्पी पर्सन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा 25 दिसंबर स्पेशल, और 5 रोज के बाद आप देखेंगे कि ये साल और ये दिहाई भी अपने ख़िताम को पहुंचती है। सवाल हमने आपसे आज ये किया था, तो क्या सोचा है जी, ये साल कैसा गुजरा है? इसका जब आप कंक्लूजन निकालते हैं तो बॉटम लाइन क्या है? क्या आप खसारे में रहे या आपने नफ़ा कमाया? कुछ लोगों के लिए यही बड़ा अहम होता है कि जैसे अगर आप कोई अच्छा फलाही काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना कि किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी अगर आप बदलाव ले आए, उसको किसी गलती से आपने रोक लिया या वो बहुत डिप्रेस था और आप उसको सही रास्ते पे ले आए, दैट इज एन अचीवमेंट। लेकिन फिर हम अपने ऊपर इतना जुल्म भी तो करते हैं ना कि सेल्फ कंपैशन है नहीं। हम बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके लिए शायद आपने 10 साल मेहनत की, जब वो नेमत आपको मिल जाती है तो वो 2 दिन में पुरानी हो जाती है। उसके बारे में हम कहते हैं अच्छा हाँ ये तो पा लिया, अब आगे चलते हैं। आपके इर्द गिर्द अगर आप देखने और समझने पे आए तो सैकड़ों ऐसी नेमतें होंगी जिनको आप हसरत बड़ी निगाह से देखते थे, जिसके लिए आप दुआएं करते थे, जिसके लिए आप लोगों से कहते थे कि मेरे लिए भी दुआ करो कि ये मुझे चीज़ मिल जाए। लेकिन जब वो आपके पास आ जाती है
तो वो किसी खाते में नहीं आती। आलिया भाभी ऐसा इंसान क्यों है? हम कहते हैं बेसब्रा तो है ही, लेकिन साथ साथ नाशुक्रा भी है और भूल भी जाता है। जो आपने एग्जाम्पल दी ना कि एक चीज जिसकी आप हसरत करते हैं वो जब आपको मिल जाती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे मिली नहीं है, जैसे मोहब्बत की शादी। तो अच्छा, इंसान जब भी वो चीज हासिल कर लेता है तो उस खुशी को हम सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। वो जो उसमें तस्कीन मिलती है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। एक चीज जिसके लिए आप भाग दौड़ करते रहे, उसकी तगोदो में आप लगे रह गए किसी तरह से मैं इस चीज को हासिल कर लूं, लेकिन जब वो चीज हासिल हो गई अब आपने क्या किया? अच्छा, ये तब्दीली जैसे हम ड्रामों में देखते हैं ना, हम कहते हैं यार ये तो लव मैरिज हुई थी, ये हीरो हीरोइन के आपस में लड़ाई क्यों हो रही है? अक्सर आप रियल लाइफ में भी देखें, मोहब्बत की मोहब्बत शादी के पहले तक ही रहती है, उसके बाद वो एक शादी बन जाती है। आप कहना चाह रही हैं अरेंज मैरिजेस कामयाब है? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि भाई मोहब्बत चाहे अरेंज्ड हो या मोहब्बत की शादी हो, मोहब्बत और खुलूस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। चल रहा है एक चैनल पर, उसमें बड़ा प्यारा सा उसने डायलॉग बोला, साथ रह रहे थे तो उसने इंसिस्ट किया कि शादी करो मेरे साथ, तो तलाक लेकर आई थी वो अपने शौहर से। तो कहने लगे मोहब्बत में शादी वादी नहीं होती और मोहब्बत हमेशा चलती है, शादी तो टूट जाती है, अभी तुम्हारी भी टूट गई। तो ये जो फलसफा हमारे यहाँ आ गए ना सोसाइटी में, ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि फैमिली टूटती तब है जब माँ बाप टूटते हैं। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रही हूँ, क्योंकि शेल्टर में मैंने देखा है लोग गुर्बत का रोना रोते हैं। गुर्बत मुफलिसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी कहत साली नहीं है। आज भी गंदम इतनी मिल जाती है कि पेट भरे नहीं लेकिन आधा पेट की रोटी नसीब है। जो असल में हम तबाही पर जा रहे हैं ना, हमने अपनी जिंदगी में फहाशी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये लफ्ज थोड़ा बुरा है, थोड़ा आगे एडवांस स्टेज पर चला गया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो चीज वाकई एडवांस स्टेज पर चली गई है। हमें लगता है कि ये चेंज बहुत तेजी से आया है। जैसे अगर आप देखें आलिया भाभी, एक पूरी जनरेशन थी, क़याम पाकिस्तान का भी आज क्योंकि जिक्र हो रहा है कायद की मुनासबत से, तो एक रिवाज थे, साला साल आप में एक सिस्टम में आप रहे थे, घरों का एक तरीका था, पहनावा एक तरह का था। फिर जब क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ आए तो लोगों ने कहा अच्छा जी, कुछ लोगों ने बुर्का उतार दिया, कुछ ने पहन लिया, लेकिन अब जो तब्दीली आ रही है उसका पेस वो नहीं है। यानी 20 साल में तब्दीली नहीं आती, दिनों में, हफ्तों में तब्दीली आती है। लिबास की बात नहीं कर रही, लिबास तो हमेशा से रहा भाई कि जिसका जिस तरह का पहनावा है। हमारे रवैयों में जो महरम रिश्तों को छोड़ के ना महरम रिश्तों की तरफ, जो मोबाइल फोन की वजह से, जो इस वक्त में बहुत दुख है इस बात का, लेकिन कह देती हूँ कि मेरे पास शेल्टर में पहले औरतें आती थी ना, बड़ी वफादारी के साथ आती थी। अब ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं कि वो एक शौहर के होते हुए अगर वो जुल्म कर रहा है या ज्यादती कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, उसके होते हुए वो अपने आप को कहीं एडजस्ट करती है। देखो, इससे बड़ा मैं कहती हूँ औरत के लिए, औरत की अपनी जात के लिए से बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा। इसमें 2-3 जाविये निकलते हैं, एक तो चीटिंग भी है, शख्स में बेवफा है नहीं तो इसमें देखो चीटिंग का भी एलिमेंट है, वफादारी, बेवफाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। लेकिन इससे भी ज्यादा बेसिक लेवल पे अगर मैं एसएनएस को देखती हूँ ना, ये आपकी लैक ऑफ सिक्योरिटी है। आपको ये लगता है कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए हमें एक अगला स्टेप लेना बहुत जरूरी है, जबकि सहारे के लिए मत निकलिए। वो सहारा है, वो अल्लाह का सहारा है, खुदा के लिए किसी गुनाह की तरफ रागिब ना हो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? लास्ट कॉलर हैं आप हमारे शो की। मैं गजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि 2019 हो या 2020 हो, 20 साल होता है ना, बंदा को चेंज होना चाहिए वक्त के साथ साथ। सही, अगर बंदा ही चेंज ना हो तो साल चेंज होने से क्या फायदा। हाँ, जिस तरह कुछ लोग इस बात पे बड़ा वसूख कर रहे होते हैं कि जी मेरी तो कंसिस्टेंसी का जवाब ही नहीं, मैं 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूँ, तो आपने इर्तिका के मनाजिल ही पूरे नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन ये अच्छी गुफ्तगू रही और अगले 5 रोज भी हम इसका जायजा लेते रहेंगे कि क्या खोया, क्या पाया, साल 2019 हमारे लिए क्या तहाइफ या क्या सीख और सबक लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन एंड शीरी एंड आलिया भाभी फॉर बीइंग है। कल मेरी मदर ने भी एक जबरदस्त मीम मुझे फॉरवर्ड किया। आजकल अम्मी का मीम गेम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उन्होंने कहा ज्यादा तवक्कुआत लगाने की जरूरत नहीं है 2020 से, क्योंकि दोनों सालों में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। तो ये बड़ा अच्छा मुझे जुमला लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आखिर में जाते जाते आज मेरी मम्मी की हैप्पी बर्थडे, सो मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में और आप लोगों से मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।